तो हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो काफ़ी सारे डिमांड आ रहे थे भाई हिंदी सब्जेक्ट की। चलिए भाई, आज आपकी ये भी डिमांड पूरी करते हैं। दोस्त बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है दोस्त, जो हमारे पास हिंदी है। इसके दोस्त मैं आपको आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जिसके बाद आपको दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन एक बात और आता है, जो क्वेश्चन दोस्त आज मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार वो क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको पहले ये कहूँगा कि पहले आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रिपेयर करें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्त इससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कहीं भूले भटके हमारी इस फैमिली में आके हो तो प्लीज़ दोस्त हमारी इस फैमिली दिल का सदस्य बनना, मेंबर जरूर बनना भाई। क्या करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री में और हमारे दिल का मेंबर बनना। चलिए दोस्त करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि हिंदी शब्द का अर्थ बताते हुए हिंदी के विकास को विस्तारित रूप से समझाइए। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम सब इससे परिचित हैं और हो भी क्यों ना। तो दोस्त अगर जब हम हिंदी की अर्थ की बात करते हैं तो भारतीय द्वारा बोली जाने वाली हिंदी ही तो हिंदी है, जिसकी छाप भारत के हर एक भाषाओं में मिलती है, चाहे दोस्तों वो द्रविड़ भी क्यों ना हो, यानी कि साउथ की लैंग्वेज भी क्यों ना हो। लेकिन बात यह आता है कि दोस्त हिंदी शब्द जो आज हम देख रहे हैं, क्या इसका अर्थ क्या है। एक दोस्त हिंदी का अर्थ एक अचानक से जो आज हम देख रहे हैं दोस्त वो अचानक नहीं हुआ है। हिंदी का विकास होने में काफ़ी टाइम लगा है, जिसको दोस्त हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कैसे, पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। तो दोस्त आदिकाल में हिंदी कैसे थी, देन उसके बाद हम मध्यकाल में आए, फिर उसके बाद हम आधुनिक काल में आए। तो जब दोस्त एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको हिंदी का अर्थ बताना है। और दोस्त सिंपल है, हिंदी भारतीय द्वारा बोले जाने वाली सबसे मुख्य भाषा है, जिसकी छाप भारत के अनेक भाषाओं में देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि से निकली दोस्त ये भाषा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसके विकास को समझाएं, और दोस्त इसके समझने के लिए पहले आपको आदिकाल में जाना होगा, फिर उसके बाद मध्यकाल में आना होगा, देन आपको आधुनिक काल में आना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले वाले काल में, जिसका नाम है आदिकाल। आदिकाल की बात करते हैं तो ये भाषा के, अगर मैं समय की बात करूँ इस आदिकाल की, तो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय इसका माना जाता है। दोस्त जैसा कि हम सभी जानते हैं आदिकाल को राजनीतिक उथल पुथल का काल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भारत के प्रमुख राज्य दोस्त यहाँ पे मतलब कि कहते हैं आपस में झगड़े के कारण एक उथल पुथल का वातावरण बना रहा था। संपूर्ण हिंदी प्रदेश भी ऐसे ही कुछ समय तक रहे दोस्त, जहाँ पे तुर्कों का राज हुआ करता था। यानी कि दोस्त भारतीय प्रदेशों पे तुर्कों का राज चल रहा था इस आदिकाल के अंदर। तो तुर्कों का राज होने के कारण आदिकाल में हिंदी को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। दोस्त इस काल में जो महत्वपूर्ण हुए हिंदी के प्रोत्साहन देने वाले, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें नाम है गोरखनाथ का, रामानंद का और कबीर का। ये दोस्तों आदिकाल के, हम हिंदी का प्राचीन काल इसको कह सकते हैं, बहुत पुराना वाला काल, जब हिंदी को दिल्ली से तो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था क्योंकि दिल्ली के ऊपर तुर्कों का राज हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों के द्वारा, गोरखनाथ हो गए, रामानंद हो गए, दोस्तों कबीर जी हो गए, इन्होंने हिंदी को प्रोत्साहन दिया। दोस्तों बात करते हैं हम मध्यकाल की। 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का दोस्त काल माना जाता है। हिंदी का आदिकाल जैसा हमने देखा भी राजनीतिक उथल पुथल का काल था, क्योंकि यहाँ पे आक्रमण, युद्ध है दोस्तों, गुलाम बनाना, और जैसा कि देखा हमने तुर्कों का राज चल रहा था। इसी कारण हिंदी भाषा का इतना ज़्यादा तेज़ी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन जब हम आगे चल के जब मध्यकाल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे दोस्त साहित्य का विकास हुआ। साहित्य के विकास से हिंदी का बहुत तेज़ी से विकास होना स्टार्ट हुआ। चलिए पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। मध्यकाल के अंदर इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत बेसिकली मानी जाती है दोस्त 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली पे अपना अधिकार बना लिया। बाबर ने भारत से तुर्की शासन बिल्कुल समाप्त कर दिया और इस समय दोस्तों चारों स्वतंत्र जो राजपूत थे उन सबको अपना गुलाम, यानी कि दोस्त राजपूतों ने भी हार मान लिया मुगलों के सामने। एंड आगे चल के मुगल शासनों ने लगातार हिंदुओं के चिंतन पद्धति को दोस्त प्रभावित किया और मुगलों ने हिंदुस्तान को ही अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि बना लिया। इस तरीके से अकबर के शासन तक आते आते हिंदू और मुसलमानों में जो भी घृणा भाव थी वो खत्म हो गई और एक सामाजिक का विकास हो पाया। अकबर की साहित्य में काफ़ी रुचि हुआ करती थी और इसी रुचि का बहुत ज़्यादा
फ़ायदा मिला हिंदी भाषा को, क्योंकि इसके कारण रचनाएं हुई और रचनाएं दोस्त जो हुई उसमें हिंदी का यूज किया गया। इसलिए दोस्त मध्यकाल को स्वर्ण काल या साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मध्यकाल की जब हम मेन बात करते हैं तो धार्मिक भावनाओं के केंद्र में राम और कृष्ण की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान्यता रही मध्यकाल के अंदर, क्योंकि इन दोनों के जन्म स्थानों की जो भाषाएं हैं, जैसे कि दोस्त राम जी की जो भाषा रही है वो अवधी रही है, दोस्त कृष्ण जी की भाषा ब्रज रही है। यहाँ पे आप एक बात और जरूर याद रखें कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा इन दोनों के ही अलावा उर्दू भाषा भी एक ऐसी है जिसको साहित्य के अंदर प्रयोग में लाया गया। मध्यकाल के अंदर 3 भाषा कौन कौन सी, अवधी भाषा, ब्रज भाषा एंड खड़ी बोली या दक्षिणी भाषा, जिसमें उर्दू भी आ जाता है। तो दोस्त ये तीनों भाषा का आगे चल के विकास हुआ मध्यकाल के अंदर। हिंदी के मुख्य कवि रहे वो कौन कौन हैं दोस्त, इसमें थोड़ा हम बात करते हैं। कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, ये सारे ही मध्यकाल के रहे हैं, जिनमें अवधी और ब्रज भाषा का विकास होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो मध्यकाल को हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काल रहा है ये एक साहित्य के विकास में, और इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। एंड जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में आते आते जब मुगलों का शासन दोस्त जब खत्म हुआ, देन अंग्रेज जब भारत के अंदर आ गए, तो इस समय आपका आता है कौन सा, आधुनिक काल, जिसका समय 1800 ईस्वी से लेकर उसके बाद चलता रहा है और ये अब तक चल रहा है। 18वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य के अंत यानी पतन का काल माना जाता है दोस्त, और 18वीं शताब्दी यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद तो दोस्त कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तो ये खत्म ही होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि कमज़ोर पड़ गया था। एक बात जरूर याद रखें आप कि औरंगजेब को राजनीतिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। जैसे 1707 में उसकी डेथ हुई, उसके बाद तो मुगल सत्ता ही पूरी सेंट्रल पावर जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी, और इसी कारण से इसके बाद जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1761 यानी कि 1761 में मराठा और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर काफ़ी खून बहाए गए, और काफ़ी खून बहाने के बाद दोस्त ये हुआ कि हिंदी प्रदेश जो भी थे उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया गया। युद्ध हुआ 1764 में दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं बक्सर का युद्ध के बारे में दोस्त। फिर अंग्रेजों ने 1802 में आगरा पर अधिकार कर लिया। देन 1856 में आकर अंग्रेजों ने अवध जिसको आज हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, इस पे भी दोस्त अपना अधिकार जमा लिया। मुसलमानों के शासनकाल में खड़ी बोली का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। ये जो शिक्षित लोग हुआ करते थे वो ज़्यादा यूज करते थे इसका, और किसी न किसी रूप में जनसंपर्क की भाषा बनते जा रही थी खड़ी बोली। तो आधुनिक काल में दोस्तों आकर खड़ी बोली का यूज ज़्यादा किया गया। खड़ी बोली दोस्त एक साधारण भाषा होती है जिसकी ब्रज भाषा का साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे ही अंग्रेज भारत के अंदर आए तो ये पश्चिमी सभ्यता अपने साथ लेकर आ गए, और पश्चिमी सभ्यता का मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, सबसे बड़ा इसके अंदर दोस्त रहा अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा। और ये चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी की रीत में बदल दिया जाए, यानी दोस्तों ये भारत के अंदर अंग्रेजी का प्रभाव डालना चाहते थे, इसको प्रोत्साहन देना चाहते थे। भाषा के अंदर अंग्रेजी भाषा, धर्म के अंदर ईसाई धर्म, इन सबको वे फैलाना चाहते थे। तो इनका मेन रहा, लेकिन अंग्रेजों ने शासन की बागडोर मुसलमानों से ली थी। इस कारण उर्दू के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व बनता रहा, और इसलिए भी मुसलमानों को समर्थन उनको मिलता रहा। इस युग में दोस्तों गद्य का भी विकास बहुत तेजी से हुआ, और इस तरीके से दोस्तों हम आते हैं अपने आदिकाल से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक काल। मेरे दोस्त यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ आपको कि पहले हिंदी को क्या कहा जाता था, देन हिंदी को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हिंदी को संयंत्र कहा जाता था, देन उसके बाद सिंधु, सिंधु से वो हिंदू बन गया, हिंदू से हिंद बन गया, हिंद से हिंदिक बन गया, देन वो हिंदी जिसको आजम कहते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हिंदी काफ़ी लंबे सफ़र से आकर पहुंचा। देन उसके बाद दोस्तों आज हम इसको हिंदी जानते हैं, भारत की प्रमुख भाषा है, और दोस्तों भारत की इसको राजभाषा के नाम से भी जानते हैं। ये रहा भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन याद रहे दोस्त इसको आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझना है ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाओ। सबसे पहले भूमिका लिखना है, देन आप कंसेप्ट को टू द पैराग्राफ में लिख सकते हो, उसको कंसेप्ट को लिखो। बस याद रहे भूमिका जब लिख रहे हो, देन उसके बाद जब कोई कंसेप्ट लिख रहे हो उसमें कोई कवि हो उनका नाम लिखना ना भूलें। कवि के नाम लिखने से क्या होता है कि जो टीचर है वो अब समझ जाएगा कि आप इस काल के इस कवि को जानते हो, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटीज दोस्तों बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्त आते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन। दोस्त सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हिंदी भाषा के क्षेत्रों व उसकी बोलियों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हम हिंदी भाषा के क्षेत्र और उसकी जो बोलियाँ हैं उसके बारे में हमें बताना है।
में तो हिंदी भाषा के विकास को ही लेकर काफ़ी मत है और काफ़ी इसमें मतभेद भी है, क्योंकि खड़ी बोली को हिंदी भाषा माना जाए या ब्रज भाषा को हिंदी भाषा माना जाए, या अवधी को या बुंदेली को, भोजपुरी को या बघेली को। यहाँ पे एक मत कोई भी नहीं है कि हिंदी भाषा को किसको माना जाए। और बात दोस्तों यहाँ पे आई कि भाषाविद बोलियों को भाषा नहीं मानते। भाषा विज्ञान में सिर्फ भाषाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, बोली को नहीं। याद रहे दोस्त, ये बोली को भाषा नहीं माना जाता, बल्कि भाषा विज्ञान को ही सिर्फ भाषा माना जाता है। तो जो संपूर्ण रूप से शामिल किया गया है, जिसमें सारे व्याकरण हो, सब कुछ हो, उसी के दोस्त यहाँ पे भाषा माना गया है। थोड़ा आधुनिक हिंदी और जो बोलियाँ हैं उनके बारे में जानना है। सबसे पहले बात करते हैं हम अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, राजस्थानी। दोस्तों ये सब जो मैं बोलियाँ बता रहा हूँ, ये हिंदी की तुलना इनसे की जाए तो वास्तव में दोस्तों ये कुछ मौलिक भाषाएं सिद्ध हो गई है, न कि हिंदी की उप या सहायक भाषाएं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन बोलियों को हिंदी की पूर्व भाषाएं या उन्हें हिंदी में ही शुमार किया है। यानी कि दोस्त इन्होंने हिंदी से पहले की भाषा बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक के साहित्यकार हैं डॉक्टर धर्मवीर, इनकी एक पुस्तक आई थी दोस्त 1987 में, जिसकी पुस्तक का नाम था हिंदी की आत्मा। इसमें इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की आलोचना करी थी। धर्मवीर ने हिंदी और उर्दू को एक भाषा ही माना है। हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक बताया गया और इसका विस्तार भी काफ़ी व्यापक बताया गया। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक बात बताना होगा, पहले भूमिका, देन उसके बाद इसका क्षेत्र, और इसके बाद दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बताई गई कि इसमें काफ़ी सारे भाषाएं आती है, एंड उसके बाद दोस्तों धर्मवीर द्वारा इसकी आलोचना करी गई। आप इसे बता सकते हो कि इसमें उर्दू को भी एक भाषा ही माना गया है। क्या क्या बोलियाँ हैं? सबसे पहले दोस्त अगर मैं बोलियाँ बताऊँ हिंदी भाषा की, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एवं बिहार हो गया। यहाँ पे कुछ बोलियाँ हैं। क्या क्या है? सबसे पहले खड़ी बोली हो गई, बज्र भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू हो गई, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई। वो भाषाएं की हम बात करते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या क्या खड़ी बोली है, बज्र भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, बांगरू है। दोस्तों हम पूर्वी हिंदी की बात करें, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। पश्चिमी राजस्थानी की बात करो तो मारवाड़ी हो गई। पूर्वी राजस्थानी में तो जयपुरी हो गई, हाथोड़ी हो गई। ये सारी कुछ बोलियां हैं। तो जब बोलियां जब एग्जाम में दोस्तों आप लिखो तो आप प्लीज़ इनको याद कर ले, आप बोलिए ग्रुप में आप इनको लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। ये रहा है आपका हिंदी भाषा का क्षेत्र कि कहाँ कहाँ तक क्षेत्र है, कौन कौन भाषा इसके अंदर आती है और इसकी बोलियाँ कौन कौन सी है। दोस्त ये मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। दोस्त अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव बताते हुए राम काव्य धारा को स्पष्ट कीजिए। दोस्त यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन का उद्भव यानी उदय कैसे हुआ ये बताना है, एंड उसके बाद राम काव्य जो धारा है उसको डिस्क्राइब करना है। कि भूमिका की बात करते हैं तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत तेज़ी से हिंदी का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा ही हिंदी का इस्तेमाल हुआ। 7वीं और 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से जो भी भक्ति की लहर चली थी वह दोस्त धीरे धीरे उत्तर भारत में भी पहुंच गई और एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। भक्ति की चेतना के कारण बड़े स्तर पर निर्गुण और सगुण भक्ति का जो रचना है दोस्त, जो काव्य है, उसका विकास हुआ। सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं दोस्त, उन्होंने राम और कृष्ण को अपना काव्य रूप बना लिया और ये कहा कि राम को ही आधार बनाकर भक्ति की पवित्र मंदाकिनी प्रवाहित, यानी कि दोस्त कुछ काव्य की गई और इसी को ही राम भक्ति के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा की विशेषताएं आपको बतानी होगी। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्त इसकी मेन जो विशेषताएं आपको मैं वो बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राम की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की स्थापना। तो क्या है कि वहाँ राम, शील, सौंदर्य रूप की स्थापना करना है। जैसे राम की मर्यादा, उनके मानवीय आचरण है ना, उनके क्या क्या व्यवहार है, उसके बारे में ये काफ़ी बताता है। तो ये होगी राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका विशेष रूप, ठीक है। एंड लोक मंगल की स्थापना, सेकंड पॉइंट है लोक मंगल की स्थापना। ये क्या है? लोक मंगल का अलग से प्रतिगामी शक्तियों का विरोध तथा समाज कल्याण करना है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है? समन्वयात्मक दृष्टि, यानी कि संपूर्ण जो राम काव्य है उसमें समन्वय करना है। उसमें केवल लोक और शास्त्र तक इसको सीमित नहीं रखना, बल्कि दोस्त इसमें गृहस्थ हो गए, है ना, वैराग्य हो गए, भक्ति हो गए, ज्ञान हो गए, भाषा हो गए, बोली हो गए, संस्कृति हो गई, संस्कार हो गए, निर्गुण, सगुण, इन सबको
इसमें शामिल करके इनका एकोमोडेशन समन्वय करना है, इनको मिलाना है। तो फोर्थ पॉइंट आता है आपका दास भक्ति, वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करना। इसमें क्या है कि भक्ति काल की अन्य जो काव्य धारा है जहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था का जो विरोध करती है, वही दोस्तों राम भक्ति काव्य धारा वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करती है। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को सामाजिक आदर्श के रूप में देखते हैं, यानी कि दोस्त तुलसीदास जैसा कि वर्ण व्यवस्था को वो ठीक मान रहे हैं, एक सामाजिक आदर्श है, इस तरह के देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये सब हो गया आपके राम काव्य धारा। तो भक्ति आंदोलन भारत के साउथ से दक्षिण से स्टार्ट हुआ, कैसे पूरे उत्तर तक फैला ये हम सब जानते हैं। दोस्तों संगीतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को आप हिंदी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। तो दोस्त इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, जिसको आपको अच्छे से करना है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन बौद्ध व आधुनिक काल बौद्ध को बताते हुए संक्रमण की परिस्थितियों को उजागर कीजिए। दोस्त आपको मध्यकालीन और आधुनिक कालीन जो बौद्ध है उसमें आपको संक्रमणकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताना। चलिए थोड़ा इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। बात करते हैं मेन बात। देखो मध्यकाल में धर्म सर्वोपरि था, यानी कि दोस्त सबसे ज़्यादा धर्म को महत्व दिया जाता था। ही लोग उपेक्षा कर दोस्तों परलोक की बात की जाती थी, यानी कि दोस्तों वास्तविकता क्या इसकी नहीं बल्कि परलोक की बात की जा रही है ना। और लोग धर्म अनुसार सारे काम करते थे, यानी कि धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। शिक्षा का प्रसार दोस्तों जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ही हम आधुनिक काल में आ गए, यानी दोस्तों अब मध्यकाल, यानी कि दोस्तों मध्यकाल से छोड़कर हम आधुनिक काल में जैसे ही आए तो अब हम परलोक में नहीं बल्कि इहलोक की बात करने लग गए। दोस्त यहाँ पे अब धर्म का प्रभाव कम और शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा होगा। और दोस्त जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो दोस्त इसमें जाति पात की जो कट्टरता है, जो रूढ़िवादिता है, पुराने जो विचार हैं ये खत्म होता गया। यानी दोस्त मध्यकाल में जो ज़्यादा था धर्म का बोलबाला, कट्टरतापन, यहाँ पे दोस्त आपका सारे काम धर्म के अकॉर्डिंग होना, नियम बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे धर्म का बोलबाला था। यहाँ पे दोस्त जिसको हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं। जैसे दोस्त ये सब खत्म हुआ, शिक्षा का प्रसार होना स्टार्ट हुआ, आधुनिक काल में आया तो यहाँ पे परलोक की नहीं बल्कि इहलोक की बात की जाने लग गई। और इस तरीके से यहाँ पे औद्योगिकरण आया, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, जाति पाति के बंधन टूटे और शिक्षा का प्रसार तेजी से जब हुआ तो इंसान आधुनिक काल में आ पाया। अगर दोस्तों हम संक्रमण की परिस्थितियों की यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे जब जैसे ही मध्यकाल में मुगल कालीन व्यवस्था थी तो मुगल कालीन व्यवस्था ही जैसे दोस्त खत्म हुआ वैसे ही आधुनिक काल स्टार्ट होता है। इसी को दोस्तों संक्रमण की परिस्थितियां कहा जाता है। संक्रमण का मतलब होता है कोई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का चेंज होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था तीनों ही चेंज हो रही है। मध्यकाल के अंदर मुगलों का शासन हुआ करता था, जैसे मुगल का शासन चेंज हुआ तो आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन आया। इसी को ही संक्रमण की परिस्थितियां कहा जाता है। आपका भाई फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है यार। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन का कह रहा है कि प्रयोगवाद का अर्थ बताते हुए उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। मेरे दोस्तों प्रयोगवाद एक ऐसा वाद जो कि परंपराओं और काव्य धाराओं जो प्राचीन है, जैसा कि छंद हो गया, भाव हो गया, विषय हो गया, भाषा हो गया, इन सब का ये विरोध करता है। प्रयोगवाद जिसमें नए नए प्रयोगों को शामिल किया आधुनिक काल के अंदर और प्राचीन चीज़ों का विरोध किया गया। इसी कारण से दोस्त इसको प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रयोगवाद की दोस्तों मुख्य विशेषता है कि जब हम अति यथार्थवादिता है एंड बौद्धिकता पे बल देता है, घोर वैतिकता है, बात व विचारधारा का विरोध करता है, ये नवीन उपमानों का प्रयोग करता है, भाषा की स्वच्छंदता की बात करता है, निराशावाद की बात करता है, साहस और जोखिम की बात करता है। तो दोस्त इसके जो महत्वपूर्ण ये विशेषता है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ये बस इतना आपको समझना है। करते हम प्रयोगवाद के जो मुख्य धारा यानी कि जो कवि हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले दोस्त सच्चिदानंद हीरानंद जी है ना, उसके बाद है दोस्त आपके भगनदूत एंड उसके बाद है इंद्रधनु एंड महावृक्ष। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम आप याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स आता है जिसमें 4 आते हैं, आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। तो दोस्त मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही 2 करवा देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका उपन्यास क्या है। दोस्त आधुनिक समाज की देन है उपन्यास, जो समाज के अंदर साहित्य के रूप में एक बहुत बड़ी देन है, जिसमें हम समाज की और अपने दोस्त जो हम कहते नहीं है कि एक व्यवस्था की अच्छे रूप से हम एक व्याख्या कर सकते हैं ताकि लोगों पे उसका गहरा प्रभाव पड़े। काफ़ी उपन्यास प्रसिद्ध भी है।
अब तो ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसकी आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका यानी बी वाला जो क्वेश्चन है वो है नव जागरण और भारतेंदु मंडल। चलिए अब इस बात करते हैं ये है क्या। नवीन परिस्थितियों यानी कि नए नए परिस्थितियों में नए नए चेतना का विकास होता है, जिससे नव जागरण का नाम दिया जाता है और इसीलिए इसको नव जागरण कहा गया। इस नई व्यवस्था के कारण समाज में अनेक परिवर्तन हुए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों ही क्षेत्र में दोस्तों परिवर्तन देखा जाता है। तो भारतेंदु जी की ही तरह अनेक और भी कवि हुए, जिसमें लाला श्रीनिवास दास हो गए, है ना, ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए, राधाचरण मुद्रण हो गए, इन्होंने भी काफ़ी इसका इस्तेमाल किया। और दोस्तों जैसे मुद्रण का आरंभ हुआ, जब 1550 के अंदर पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत में मुद्रण यंत्र भेजना स्टार्ट किया, मशीनें भेजना स्टार्ट किया, तो दोस्तों उसके बाद ही 1674 में जाके कंपनी ने दोस्तों मुंबई में मुद्रण का कार्य शुरू कर दिया और इससे काफ़ी ज़्यादा ही दोस्त चेंजेस आया। नव जागरण काल इसको बहुत तेज़ी से माना गया, जब लोगों ने दोस्तों साहित्य में इन सब लोगों में पढ़ के दोस्तों रुचि लेना स्टार्ट कर लिया। दोस्त सबसे मेन बात यहाँ पे आती है, जो कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत कह सकते हो आप पिता, वो है दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, यानी दोस्तों जो साम्राज्यवाद होता है, यानी कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे गुलाम बना लेता है दोस्त, इसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। इसका भारतेंदु जी काफ़ी विरोध करते थे। तो देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है उस पर बात करते हैं, ये विषमता पे बात करते हैं, असमानता पे बात करते हैं, क्या पीड़ा है व्यक्ति की उस पर बात करते हैं, जो दर्द दुख होता है, एंड दोस्त विषमता को दूर करने की भी बात करते हैं। भारतेंदु के दोस्तों साहित्य में भक्ति हो गए, रीति हो गए, आधुनिक धाराएं, ये सब शामिल है। मेरे दोस्त अगर मैं इनके रचनाओं की बात करूं तो भाई संख्या काफ़ी बड़ी है। तो फिर भी इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया था और इसी से दोस्त इनको काफ़ी पत्रकारिता में रुचि आनी स्टार्ट हुई और 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और दोस्तों साहित्यिक रचनाएं तो होती ही गई आगे चलकर और इनका दोस्त रुचि बढ़ता गया। और 1873 में जाकर इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक एक के मासिक पत्रिका निकाली, जो मंथ में निकाली जाती थी एक बार, और इसी से दोस्तों समझा जा सकता है कि भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। और मैं दोस्तों इसके बाद उन्होंने बाला बोधिनी स्त्री शिक्षा के लिए निकाला पत्रिका और काफ़ी आगे तक दोस्तों ये चलते गए और इसलिए दोस्त इनको भारतेंदु को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो ये रही भाई आपके हिंदी के वो सारे क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन एक और भाई रिद्धि सिद्धि वाला क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हो। भाई ये सारे रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप कि दोस्त आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना यार, वीडियो बनाने भाई बड़ा तेल निकल जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पे शेयर कर दो, फटाफट लाख लगा दो, पेपर में फोड़ दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना कहूँगा दोस्त लास्ट में, मौज करो रोज करो, नाम में लगता है खोज करो। जय हिंद जय भारत।